आप अध्ययन कर रहे हैं स्टडी 99 साइंस पर। यह क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्ज़ाम्स की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास की लेवल नीट, आईआईटी, जेई आदि तक का है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पिछले लेक्चर्स में देखा संक्षारण क्या होते हैं और ये लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि को हमने देखा। आज हम देखेंगे संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तथा संक्षारण की प्रक्रिया को रोकने के उपाय। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला इसमें कारक है धातु की क्रियाशीलता। धातु की क्रियाशीलता। और दूसरा कारक है वायु तथा आर्द्रता की उपस्थिति। वायु तथा आर्द्रता की उपस्थिति। और तीसरा विद्युत अपघट्य के उपस्थिति। विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। और अगला कारक है H+ चार्ज आयन की उपस्थिति। और अगला जो कारक है अशुद्धियों की उपस्थिति में जंग की संभावनाएं अधिक होती हैं। अधिक होती है। देखिए मेन कारक है, सबसे पहला कारक है धातु की क्रियाशीलता। देखिए अगर धातु ज्यादा क्रियाशील है तो जाहिर सी बात है अगर धातु अधिक क्रियाशील होगा तो जो है क्रियाशील अधिक होगा तभी संक्षारण को प्रभावित करेंगे। अरे ज्यादा क्रियाशील होगा तो ज्यादा क्रिया करेगा तो ज्यादा जंग बनाएगा। अगर कम क्रियाशील होगा तो कहाँ जंग का निर्माण करेगा, तो उसका संक्षारण नहीं होगा। तो जितने ज्यादा क्रियाशील होते हैं उतने ज्यादा संक्षारण बनाते हैं। अगला है वायु तथा आर्द्रता की उपस्थिति। भाई जाहिर सी बात है अगर वायुमंडल में वायु है, नमी अगर है, आर्द्रता है, तब जो है जंग का निर्माण करना स्वाभाविक है, जंग अधिक लगेगा। अगर वायु और नमी की कमी अगर रहेगी तो जंग नहीं बनेगा। अगला है विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। जैसे मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ भी उपस्थित है वहां पर तो जंग लगने की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती है। अगला कारक है H आयन की उपस्थिति। जैसे हाइड्रोजन आयन अगर जो है वहां पर ज्यादा उपस्थिति है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ाने पर भी जो है जंग के संक्षारण को प्रभावित करते हैं। अगला है अशुद्धियों की उपस्थिति में जंग की संभावना अधिक होती है। देखिए आयरन, अगर हम आयरन की बात करें, आयरन जो है अत्यधिक क्रियाशील धातु है। अब क्रियाशील धातु है, साथ में अगर उसमें अशुद्धि है, इम्प्योरिटीज है, जितने ज्यादा अशुद्ध होता है उतने ज्यादा उसमें जंग की संभावनाएं अधिक होती है। अगर उसमें अशुद्धि ना हो, एकदम प्योर हो, तो उसमें जंग की संभावनाएं कम होती है। तो वही कहा गया है कि अशुद्धियों की उपस्थिति में जंग की संभावनाएं अधिक होती है। यानी अगर अशुद्धियां ज्यादा होती है तो उसमें जंग लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो ये तो थे संक्षारण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो संक्षारण से बचाव कैसे इससे रोका जा सकता है। अब इसको रोकने की बहुत सारी विधियां हैं, तो एक दो विधि देखते हैं। सबसे पहला है संक्षारण से रोकने के लिए धातु की सतह तथा वायुमंडल ऑक्सीजन के बीच
एक परत बना दी जाती है। यह परत रंग, जिसे पेंट बोलते हैं, ग्रीस अथवा तेल से बनाई जाती है। भाई जाहिर सी बात है, जिस वस्तु पर जंग लग रहा हो उसको हम क्या करेंगे, और उसकी सतह धातु की सतह और वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होते हैं, इन दोनों के बीच में एक परत बना देते हैं। परत कैसे बनाओगे? परत बनाने के लिए या रंग, या तो उस पर रंग कर दो, पेंट कर दो, या तो ग्रीस लगा दो, ऑयल ग्रीस लगा दोगे, या कोई तेल उस पर गाढ़े गाढ़े तेल, जैसे कचरे वाला तेल आता है, ऐसे इसको लगा देते हैं। तब भी जो है संक्षारण से रोका जा। अरे वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है उस पर क्रिया नहीं कर पाएगा तो कहाँ उस पर जंग लगेगा। ठीक, तो एक ये है। दूसरा है, इसी प्रकार किसी धातु पर संक्षारित ना होने वाली धातु का लेपन करके उसे संक्षारण से रोका जा सकता है। भाई जाहिर सी बात है, कोई धातु है जिस पर संक्षारण की प्रक्रिया हो रही है, अब उस पर कोई ऐसी धातु ले लें जिस पर जो संक्षारित ना होता हो, जिस पर संक्षारण की प्रक्रिया ना होती हो, और दो उसका ना होने वाली धातु का जो है और होने वाली धातु पर हम लेपन कर दें, तो जब उसके ऊपर कवर चढ़ा देंगे तब कहाँ संक्षारित होगा। तो इससे भी जो है संक्षारण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। यानी जो अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है उस पर कम क्रियाशील वाली धातु का लेपन करके भी संक्षारण को रोका जा सकता है। समझ में आ गया? रिनाल लो, विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रो केमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। भाई रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इस सेल का निर्माण सर्वप्रथम गैल्वेनी तथा वोल्टा ने किया था। अतः इसे गैल्वेनी सेल अथवा वोल्टीय सेल भी कहते हैं। भाई इस सेल का आविष्कार सर्वप्रथम गैल्वेनी और वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो अब इसीलिए इस सेल का नाम जो है गैल्वेनी अथवा जो है वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार की होती है।
दो प्रकार की होती है। पहला है इसमें रासायनिक सेल, रासायनिक सेल, और दूसरा है सांद्रता सेल। रासायनिक सेल को केमिकल सेल और इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। यानी ये जो रासायनिक विद्युत रासायनिक सेल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक सेल, दूसरा सांद्रता सेल। रासायनिक सेल हम पढ़ेंगे डेनियल सेल। केमिकल सेल इसी को कहा जाता है सेल। निरासायनिक सेल जिसे डेनियल सेल, केमिकल सेल या डेनियल सेल। भाई डेनियल सेल जो है किसका, कौन सा सेल है? वोल्टीय सेल का उदाहरण है ना। हाँ लिख लो, डेनियल सेल वोल्टीय सेल का प्रमुख उदाहरण है। डेनियल सेल जो है ये वोल्टीय सेल का प्रमुख उदाहरण है। इसमें जिंक की छड़, Zn की छड़ ZnSO4 के विलयन में तथा Cu की छड़ CuSO4 के विलयन में रखी जाती है। भाई डेनियल सेल जो है ये वोल्टीय सेल का उदाहरण है और इसमें होता क्या है कि एक जिंक की छड़ ZnSO4 के विलयन में तथा एक कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। दोनों विलयनों को एक लवण ब्रिज द्वारा, सेतु द्वारा जोड़ने पर एक पूर्ण सेल बनती है। भाई एक में कॉपर सल्फेट में डूबा रहता है और दूसरे में जिंक की छड़ ZnSO4 में डूबा रहता है और दोनों सेलों को एक लवण ब्रिज द्वारा, लवण सेतु द्वारा जोड़ करके एक कंप्लीट सेल बनाया जाता है। इसका एक डायग्राम बना लो। हमने कहा कि देखिए पहली बात तो डेनियल सेल जो है एक रासायनिक सेल यानी वोल्टीय सेल का प्रमुख उदाहरण है। दूसरी बात ये कहा कि जिसमें एक जिंक की छड़ जो है ZnSO4 के विलयन में तथा एक कॉपर की छड़ जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है। देखिए यहाँ कॉपर लटकाया गया है आपको लगता है, जबकि किसी किसी में छड़ पूरा बना रहता है। ठीक है, तो उसकी कोई बात नहीं, कॉपर है कॉपर सल्फेट में होगा और Zn है तो Zn सल्फेट के विलयन में डूबा रहता है। अब दूसरी बात ये कहा गया कि इन दोनों सेलों को, यानी एक सेल ये हो गया एक सेल ये हो गया, दोनों को किसी शॉर्ट ब्रिज द्वारा, चाहे किसी सेतु द्वारा या किसी तार द्वारा जोड़ने पर, अब तार द्वारा जोड़ने मतलब ये हो गया, ये तार से जोड़ा गया। अब इनको जो है एक लवण ब्रिज द्वारा जोड़ करके एक कंप्लीट सेल का निर्माण करते हैं। अब यहाँ बीच में देखो शॉर्ट ब्रिज द्वारा जोड़ दिया गया तो एक कंप्लीट सेल का निर्माण होता है। अब बात आती है इसकी क्रियाविधि कैसे काम करता है। तो भाई काम करने के लिए इसमें एक यू आकार की एक नली होती है। कैसी नली होती है? देखो ये यू आकार की दिख रही है, तो ये यू आकार की नली होती है जिसमें जो है KCl क्या भरा रहता है, KCl K2SO4, चाहे KCl हो चाहे K2SO4 हो, इनका संतृप्त विलयन भरा रहता है। क्या भरा रहता है? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन जानते हो? संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन बताया नहीं गया था। संतृप्त विलयन होता है जिसमें विलयन में काफी घुला हो, कुछ नीचे बैठा भी हो, तो उसे संतृप्त विलयन बोलते हैं। तो यहाँ KCl या जो है
K2SO4 का संतृप्त विलयन दोनों में से कोई एक का भरा होता है और दोनों सेलों को इसी से जोड़ करके एक कंप्लीट सेल बनाया जाता है। ठीक, अब कहा गया अब ये किसका काम करता है, ये वही लवण ब्रिज सेतु ब्रिज का कार्य जो है ये विलयन जो है करता है। ये संतृप्त विलयन इस पाइप में भरी रहती है कार्य मिलिका में, इन दोनों को जोड़ने का कार्य सेतु का कार्य करते हैं। समझ में आ गया? अब दोनों इलेक्ट्रोडों को जब हम किसी धातु के तार द्वारा जैसे बनाए के बाद अब यह धातु के तार लगा जोड़ दिया, तो जब दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी धातु के तार द्वारा जोड़ते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो जो हमारा जिंक इलेक्ट्रोड होता है इस पर जो है ये एनोड का कार्य करते हैं और जो हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड होता है ये कैथोड का कार्य करते हैं। समझ में आ गया? बस इसी को लिखना है जल्दी से। डेनियल सेल की क्रिया विधि निकाल लो। डेनियल सेल की क्रिया विधि, अरे भाई नीचे लिखो डेनियल सेल की क्रिया विधि। इस सेल में एक यू आकार की नली में KCl अथवा K2SO4 का संतृप्त विलयन भरा होता है जो लवण सेतु का कार्य करता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी धातु के तार द्वारा जोड़ने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। Zn की छड़ एनोड तथा Cu की छड़ कैथोड का कार्य करते हैं। अब जो क्रिया होगी एनोड पर भाई Zn जो होगा ये अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एक प्लस चार्ज बनाएगा और दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो प्लस चार्ज नहीं है, 2 प्लस चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वही निकालते हैं जहां पे ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। हाँ, इलेक्ट्रॉन का निकलना जो है ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम बात कैथोड की करें, कैथोड पर ये Cu2 प्लस चार्ज मान लीजिए है तो दो इलेक्ट्रॉन जो निकाले रहेंगे ले लेगा और ये बना लेगा Cu। तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो होगा अपचयन, देने वाला काम ऑक्सीकरण, लेने वाला काम अपचयन। और इन दोनों सेलों को मिलाएंगे और डेनियल सेल को निम्न प्रकार से प्रकट करते हैं। निम्न प्रकार से प्रकट करते हैं, दोनों सेल मिला करके इस पूरे सेल को इस प्रकार से दिखाया जाता है। कैसे? Zn:ZnSO4 ये होगा AQ एक्वा सॉल्यूशन और डबल CuSO4 AQ और फिर Cu। भाई ZnSO4 होगा फिर CuSO4 Cu होगा, ऐसे लिखिएगा। एक सेल को इस प्रकार से लिखा जाता है, कंप्लीट सेल को।